उसके कुछ टाइम की बात है कि हमें बुआ ने बोला था मम्मी को मेरे कि आप सैटरडे टू सैटरडे कुछ भी 9 चीजें 9 लोगों को खिलाएं मंदिर के बाहर जाके। तो अब हम गए तो खिलाने के लिए शायद इससे पहले की बात है क्योंकि बारिश का मौसम था। कितने इंसिडेंसेस हो चुके हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद नहीं है हमको। लेकिन जब हम गए तो हम घर के पास वाले साईं मंदिर में गए, वहां पर हमें एडिक्वेट नंबर ऑफ जो है लोग नहीं मिले कि हम उनको 9 लोग मिले, हम 9 चीज उन्हें दे दें। तो मेरा भाई बोला कि हम एक और जगह जाते हैं, एक और घर के पास वाले मंदिर में गए, हमें वहां भी कुछ नहीं मिला। अब इतनी जोरों की बारिश होने लगी थी कि मैंने मेरे भाई को बोला कि यहाँ पर अब घर चलते हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी अपन लेके आएंगे। तो अ, ऐसा हुआ तो मैंने कहा एक काम करते हैं, कम से कम घर पे कॉल करके बता देते हैं कि हम यहाँ जो लोग अगर भोपाल के रहवासी हैं या कभी आए हैं तो उन्हें पता होगा, यहाँ पे 1100 क्वार्टर हनुमान मंदिर है। तो मेरे घर से करीब 6 या 7 किलोमीटर दूर है वो। तो उस टाइम पर हमने फोन जब करने का मैंने मेरे भाई को बोला, उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, चुपचाप जो फोन में डिग्गी में डाल, अपन निकल लेंगे घर पे, बुला घर वाले नहीं तो घर बुला लेंगे और अपन आ नहीं पाएंगे। अब उस टाइम शायद उसने नई नई एक्टिवा चलानी सीखी थी तो शौक था, जो भी हो। अब हम पहुंचे वो मंदिर में, हमें करीब 1 डेढ़ घंटा लग गया क्योंकि इतनी जोरों की बारिश थी कि बता नहीं सकते हैं कि हम किस तरीके से आए हैं घर। अब मैं पूरे रास्ते मेरे भाई पे चिल्लाते हुए आई कि तू, तेरी गलती है, तू देख ले, तू घर पे जाके अगर मम्मी डांटेंगे या पापा डांटेंगे तो देख, मैं तो सीधे जाके बाथरूम में घुस जाऊंगी, गीली हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे क्या है क्या नहीं है। अब मैं ऊपर आई, हमारी गैलरी में से मैंने जरा सा झांक के देखा, जो डोर है मेन डोर, वो थोड़ा खुला हुआ था। तो मेरे फादर मस्त बैठ के न्यूज देख रहे हैं वहां पे। मैंने कहा क्या इनको कुछ फिक्र विक्र नहीं है, इनके बच्चे बाहर इतने तूफान में, आंधी तूफान में कुछ हो जाए। अब मैं तो सीधे से मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप कॉफी बनाइए, और मैं नहाने चली गई। मेरा भाई, मैं नहा के निकली, मैंने कहा कुछ शोर नहीं आया घर में, किसी ने डांटा वाटा नहीं किसी को, क्या हो रहा है ये। तो फिर मैंने आकर मैंने ही डांट लगाई मम्मी पापा कि आपको टेंशन नहीं है कि आपके बच्चे के बाहर घूम रहे हैं, कुछ एक बार फोन तो करो कुछ भी। मैंने हमने फोन चेक किया उसमें, तो पापा बोलते तुम लोग तो हमसे बात कर चुके हो, तुमने कहा नहीं हम आ जाते हैं, मैंने तो फोन किया कार से लेने आ जाऊं क्या। तुमने कहा नहीं नहीं हम आ जाएंगे पापा। मैंने कहा नहीं, हमारे फोन तो डिग्गी में, हमने बात ही नहीं की कुछ भी। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं देख, तो मैंने शिवा, मतलब मेरे भाई का नाम शिवा है, उसके फोन पे हमने फोन किया था और ये बात हो रही है तुमसे, देखो हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। तो मेरे फादर जो है कॉल रिकॉर्ड था फंक्शन, तो उन्होंने करके हो गई वो कॉल रिकॉर्डिंग उस टाइम पे। हमने वो कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुनी तो आज भी मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है। हम उठाते हैं तो उसमें ये है कि मतलब कि, ऐसा भी नहीं कि कोई कॉल रिकॉर्ड मतलब कॉल ड्रॉप हो गया हो, क्योंकि मेरे भाई के फोन में वो कॉल लॉग में था, वो फोन डिग्गी में थे। तो अब हम क्या करें। तो हेलो बोलते हैं, जैसे ही वो एक जेंट्स की आवाज आती है, कोई आदमी है जो बोल रहे हैं हेलो करके। एक बार आप देखें तो उसके तुरंत बाद में जैसे ही पापा बोलते हैं तुम लोग बेटा ठीक हो क्या, कार से लेने आऊं क्या मैं, तो मेरी आवाज है। और हमने बात नहीं की है, मेरे भाई के फोन से मैंने बात की, ये पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी आवाज में ये बोला गया है कि नहीं नहीं हम आ जाएंगे पापा, आप टेंशन मत लीजिए, हम घर पहुंच रहे हैं। और ये कॉल रिकॉर्डिंग आज भी हमारे पास है। ये एक इंसिडेंट है कि क्योंकि पापा बहुत टेंशन लेते हैं, उनका नेचर बहुत टेंशन लेने का है हम लोगों के बारे में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे बच्चे मेरे साए में बंधे हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम भी फिर भी टेंशन लो तो बात कर लो, और ठीक है। ये कॉल रिकॉर्डिंग की बात थी। उसके बाद में हम लोग जो है मैं जब क्योंकि फ्लैट दे रही थी, तो मैं नेक्स्ट ईयर मेरा सिम्बायोसिस का मेरा एग्जाम निकला था, उसका इंटरव्यू वगैरह के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं मेरे फादर के साथ गई और ऐसा जो बना वहां पे कि हमको टिकट ऐसे रेंज में मिले कि अ, आपको एकदम से मुझे वहां पे रुकना ही पड़ा हम लोगों को 2 दिन के लिए।
अब वापस से कुछ व्यवस्था ऐसी हुई कि हमारे पास एक इनोवा गाड़ी थी, ड्राइवर थे, तो बोले चलिए आप शिरडी घूम लेते हैं। और अब ऐसा बुलावा आया है तो कौन क्यों नहीं जाएगा। हमारे पास मात्र मान लीजिए 12 या 14 घंटे थे कि हम शिरडी में रुक रुक सके। अब हम धूप आरती के वक्त शिरडी पहुंचे उस टाइम पे। और ये 25 मई की बात है, 25 मई 2015 की। हम पहुंचे वहां पर, हमें किसी ने तो भी बोला कि वॉचमैन थे शायद वहां के मंदिर के, बाबा की आरती हो रही थी उस वक्त। मैंने कहा मुझे आरती में जाना है। तो अब उस टाइम हम जा नहीं सकते, तो पापा बोले यहीं से कर। मैंने जिद करी, नहीं मुझे जाना है, कैसे भी चलो जाना है। तो उतने में हम आरती में तो अंदर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमें आरती के वक्त हम गेट के बाहर दर्शन कर आरती सुन रहे थे। वहां पर जो वॉचमैन है वो हमें बोले कि एक यहाँ पर हैदराबाद से व्यक्ति आए थे। वो दादाजी थे, वो अपने पोते या पोती, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उनको उसको कोई बड़ी बीमारी थी, उसके लिए पैदल चल कर आए और रात भर वो द्वारका माई में बैठे। बाबा से उनने मांगा और उनके जो बच्चा था वो ठीक हो गया। तो जो यहाँ पे रात भर बैठता है वो, उसके हर मनोकामना पूरी होती है, और ये वाकई में सच्चाई है। तो फिर मेरे फादर बोले कि चलिए चलो हम एक होटल रूम कर लेते हैं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है, रात भर बैठेंगे अपन तो। मैंने इस बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे फादर का 1 साल पहले ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, तो कैसे थोड़ा उनको वीकनेस तो रहेगी ही। पता नहीं क्यों मैंने सोचा नहीं, मैं हमेशा सोचा करती थी। उस टाइम मैंने ना सोचते हुए सीधे से ये करवा लिया। और हम रात भर वहां पे द्वारका माई में बैठे। और मैंने रात भर मांग के मुझे पता था कि 10 से 15 दिन बाद जो है मेरा एक और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। और मेरे दिमाग में धुन चेट गई थी, मुंबई में ही चाहिए कॉलेज। तो वो एग्जाम, मैंने कहा बाबा देखो मुझे एनएलयू चाहिए, कैसे भी चले। और भले आप मेरी लास्ट रैंक लिखते हो, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में फॉल करती हूँ, तो मेरे लिए उस टाइम सिर्फ 25 सीट वहाँ पर जनरल कैटेगरी की। तो अब ये बड़ा मुश्किल था ऑल ओवर इंडिया में आने के लिए। तो मैं जिद पकड़ ली कि बाबा आप निकलवाइए ये मेरा एग्जाम, मुझे मुंबई ही जाना है, मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मेरी लास्ट रैंक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा भी बोलते हैं कि बाबा के जो द्वारका माई में सफाई होती है रोज रात को करीब 12 बजे, झाड़ू होता है, पोछा होता है, वहां भक्त भी जाके कर सकते हैं। और ये वाकई सच्चाई है कि आप वहां पे झाड़ू पोछा करें तो जो है आपके बुरे कर्म जो है बाबा काट देते हैं। अब जो उस टाइम हमने झाड़ू पोछा किया, सब किया, और मैंने ये मांगा बाबा से। और वहीं पर हमें कई ऐसे लोग मिले कि एक ऐसा माहौल बन गया था कि 10-12 लोग हम बैठकर सब बात कर रहे थे बाबा के। वहां पर एक व्यक्ति और मिले जिन्होंने अपनी चमत्कारिक गाथाएं सुनाई। उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको घर पर वो कोयम्बटूर के हैं, आज भी हम उनसे टच में हैं। तो उन्होंने एक बोला कि हम आपको बुक भेजेंगे, साईं बाबा स्टिल अलाइव करके, दया वाही की बुक है, आप लोगों में से कई लोग ने पढ़ा भी होगा। उन्होंने खुद वो कोरियर करके बाबा ने मुझे घर पे भिजवाई, मैंने वो भी पढ़ी। तो अब ये जो मैंने एग्जाम दिया मुंबई का, इसमें करीब 3 या 4 रैंक से मैं वेटिंग लिस्ट में आ रही थी। अब मेरा वो बहुत गंदा फेस था कि मतलब ये ईगो की बात नहीं है, लेकिन बात वही है कि मैं एजुकेटेड स्टूडेंट हूँ, और मैं अपने सिटी के ऑलमोस्ट बेस्ट से पढ़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर कॉलेज है जो जिसका नाम न्यूटन कॉलेज है, और वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो मुझे वहां पर भी जाना पड़ा क्योंकि मेरा कॉलेज में हुआ नहीं मुंबई के। और अ, मुझे लगा कि अब क्या मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। और एकदम ही मैं बहुत अपसेट हो चुकी थी कि मुझे हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है एकदम से। वो मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी के लिए मैं अ, बहुत नीचे तरीके से देखती हूँ या कुछ, लेकिन एक कि आप समझ नहीं पाओगे अगर आपको एकदम से इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ाया जाना पड़े। तो बहुत ही कठिन समय था वो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे फिर से फोर्स किया, तुम कर करके पीछे पड़ जाओ कॉलेज वाले जो हैं उनके। तो वहाँ के जो भी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे, तो उनके पीछे मैं फोन कर करके पड़ गई।
उन्होंने मुझसे बोला कि देखो बेटा, मुझे समझ आ रहा है तुम कितनी इम्पेशंस हो लॉ को लेके। तो अब इतना मैं वादा कर सकता हूँ कि तुम्हारी रैंक चाहे जो भी हो, लेकिन अगस्त फर्स्ट वीक में हमारी क्लासेस लगने वाली हैं। तो अगर तुम वहां पर कोई भी एक बच्चा नहीं आता है, एक भी वैकेंसी रह जाती है, तो वो वैकेंसी मैं तुमसे भरवा दूंगा, तुम्हें एडमिशन दे दूंगा। तुम 1 अगस्त तक का वेट कर लो। मैंने कहा जी ठीक है। अब 1 अगस्त को मैंने फोन किया। मैं इतनी विश्वास से फोन किया, मैंने अपने घर से भी फोन नहीं करूंगी, हो सकता है यहाँ कुछ नेगेटिविटी। बाबा के मंदिर में जाके फोन करूंगी। मैं बाबा के मंदिर में जाके फोन की, रात के 8, 8:30 बजे। उन्होंने कहा कि देयर इज नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी बची नहीं है। अब मैं बड़ी वो हो गई। इसके पहले का एक और इंसिडेंट है कि मुझे बाबा के द्वारा पूछा गया कि तुम इतनी परेशान हो रही हो कॉलेज को लेके, अगर तुम्हारे सामने वर्ल्ड मैप हम बिछा के रख दें और तुम्हें बोलें कि तुम जहां भी उंगली रखोगी वहां पे तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। सारी कॉलेजेस में एडमिशन बंद हो चुके थे। फिर भी मैं बहुत हट के मारे, पता नहीं क्या मेरे अंदर मुंबई मुंबई बस चुका था कि मुंबई जाना है। क्या मुंबई दे रहे हो, क्या पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे पूरी दुनिया मेरी है। तो मुझे क्या पता था उस टाइम में अगर लंदन मांग लेती तो मैं शायद आज लंदन में होती। और लेकिन मुंबई उन्होंने बोला, और फिर उन्होंने सिर्फ इतना बोला, या खुदा ये लड़की अलग ही फितूर पाल रखे हैं, ऐसे बोला गया मुझे। और मैंने कहा अब क्या बोलूं मैं, आपने ही कहा था खुला हुआ है अपनी दुनिया, आप कहाँ उंगली में रख दो। तो अब दे रहे हो तो दे दो। अब ये इसके बाद में ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की बात है, उन्होंने कहा कोई वैकेंसी नहीं है। मैं बड़ी हताश हो गई, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर उन्होंने कहा कि लेकिन एक और नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुल गई है मुंबई में, आप इसका जो है एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, आपका इसमें जरूर हो जाएगा। अब ये हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि उसमें कुछ एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, वो मेरिट बेसिस पे था। क्योंकि मैं 12th का बच्चा चुकी हूँ कि मेरा क्या हाल था, तो मेरे सिर्फ 65.60% थे। तो मेरिट बेसिस पे होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 15% रिजर्वेशन था नॉन महाराष्ट्र कैटेगरी, ऊपर से जनरल। और वहां पे 60 सीट थी, तो मतलब मैं सिर्फ 6 सीट का मेरे पास ही कंपटीशन था। उस 6 के अंदर में जो है दो कॉमर्स के लिए थी, दो आर्ट्स के लिए थी, दो साइंस के लिए थी। अब मैं साइंस स्टूडेंट, तो मेरे लिए मतलब 60 में से सिर्फ दो सीट थी। अब लिस्ट निकली ये बहुत टाइम से एक और बात है ताजुब की, कि मुझे ये बोला गया था 18 अगस्त से तुम्हारा बड़ा अच्छा समय है, 18 अगस्त से तुम्हारा बड़ा अच्छा समय है। अब ये 18 अगस्त जो 2014 की थी, ये तो मेरे लिए इतनी बुरी थी कि बता नहीं सकते, क्योंकि 16 अगस्त को मेरे नानू जो है वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने कहा ये आपकी 18 अगस्त है, ये अच्छी है, पता नहीं आपकी डिक्शनरी में क्या मतलब होता है, आप कुछ भी कह देते हैं। बाबा की बातों का मतलब समझना बहुत मुश्किल होता है। समझाना चाहे समझा देते हैं, नहीं तो वो आगे जाके तभी समझ आती है, उसी वक्त तो आप नहीं समझ सकते, बड़ा मुश्किल है। तो 18 अगस्त को ये जो बात, अम, तो मैं बोली ये क्या 18 अगस्त में आप क्या 18 अगस्त मुझे दिखाए हैं। लेकिन मुझे क्या पता था अगले साल की 18 अगस्त की बात कर रहे हैं, 18 अगस्त 2014 नहीं, 2015। अब मैं सुबह सो रही थी, क्योंकि उस टाइम पर मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, तो मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी। ये एक्सीडेंट भी एक अलग बात है, एक अलग ही कहानी है। तो 18 अगस्त को सुबह सुबह मम्मी मेरे पास आई और बोलती हैं करीब 10, 10:30 बजे, मैं सो रही थी, कि उठो बेटा, तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया, लिस्ट निकल आई है। हमें ये बताया गया था लिस्ट जो है वो करीब 22 22 अगस्त को आएगी, लेकिन 18 को कैसे आ गई पता नहीं। मैंने मेरी माँ को बोला सुबह सुबह मजाक कर रहे हो आप, कहने वो हो ही नहीं सकता मेरा एडमिशन हो जाए, क्योंकि मैं इतनी नेगेटिविटी में घुस चुकी थी कि मेरा कुछ होगा या कॉलेज का नहीं होगा। और मैं वो जो बताऊँ आपको, जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, फिर लिस्ट देखा तो आप मानेंगे नहीं, फर्स्ट रैंक 92 पॉइंट समथिंग, सेकंड रैंक 91 पॉइंट समथिंग, उसके बाद फिफ्थ रैंक, मतलब मैं 6 के लिए कॉम्पीट कर रही थी, तो फिफ्थ रैंक जो थी वो 86.6% से कम्प्लीट है। उसके बाद सीधा सिक्स रैंक थी, क्योंकि मेरे कैटेगरी के लिए लास्ट रैंक थी, क्योंकि मेरे बाबा को कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे लास्ट रैंक दे दो। उन्होंने लास्ट रैंक सीधे 86.6% से 65.6% पे खुली। और वो आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस चीज का, जो कोई मानता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हुआ है।
अब जो मैंने एक्सीडेंट की बात बताई तो हम मैं और मेरा भाई ऐसे ही घूमने के लिए निकले। हम कुछ खा कर आएँगे। और ये जो मेरे कॉलेज से रिलेटेड ही बात है, क्योंकि जो एडमिशन फॉर्म भरे होने थे, ये बाबा ने ऐसा करा कि आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, आपको सिर्फ ऑफलाइन आके भरना पड़ेगा। 2015 में ये बात हो रही है, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो मेरे फादर को जाना पड़ा मुंबई उसके लिए। अब उस टाइम ऐसा कुछ हुआ कि यहीं भोपाल के पास में इटारसी के वहाँ पे, इटारसी एक बहुत बड़ा जंक्शन है, वहाँ पर आग लग गई। तो आधे से ज़्यादा ट्रेन जो है काम करना बंद कर दी, वहाँ से रेल ट्रैक्स काम करना बंद कर दिए। तो मेरे फादर फिर कि फिर भी पंजाब मेल में टिकट थी। पंजाब मेल जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए जाती है मुंबई। उनको उसी दिन जो वो ट्रेन है उन्होंने उसने पूरा रूट चेंज किया, वो गुजरात से होते हुए गई। और रूट कोई और ट्रेन का चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इस ट्रेन का चेंज हुआ। और मेरे फादर वहां पे टाइम पे पहुंचे, उन्होंने फॉर्म भरा। फिर उनने जब देखे बाकी बच्चों के रिजल्ट, उनको लग गया कि मार्क्स, उनको लग गया कि मेरी बेटी का तो होना नहीं है। और मेरे कॉलेज के बाहर ही निकल के एक वड़ा पाव की शॉप है, उसके साइड पेड़ पे बाबा की फोटो है, उसमें गजानन महाराज, स्वामी सब है, सभी की फोटो है। पापा एकदम थक हार के हताश होकर वहां पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब तो पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। तो फिर वो जैसे भी आए और उनको फ्लाइट मिली जो थी, तो वो मुंबई टू इंदौर की मिली, मुंबई टू भोपाल नहीं मिली। ठीक है। तो जिस दिन वो लौट कर आ रहे थे, उसी दिन मैं और मेरा भाई घूमने निकले, क्योंकि मेरा भाई बहुत छोटा था, उसको इतनी परमिशन मिलती नहीं थी कि तुम एक्टिवा चला लो। लेकिन वो फिर भी निकला एक्टिवा चला के, और उसी दिन मैं पता नहीं क्यों मेरा फोन मैं घर पे भूल गई, मेरा भाई मेरा फोन लेके गया था। अब हम पहुंचे और मैंने उसको बोला इस रास्ते में गाड़ी मत डाल, लेकिन उसने उसी रास्ते में गाड़ी डाल दी। मुझे अंदर से आभास हुआ कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गई। गाड़ी वहां लेके गया मेरा भाई लेके। जैसे ही फिर एकदम से क्रैश हुआ या जो भी हुआ, तो करीब 100 मीटर तक मैं और मेरा भाई दोनों है जमीन पे गिरते हैं। तो जो हम जमीन पे जिस तरीके से खींचते हैं कि मैं पीछे बैठी थी, मेरा भाई मेरे ऊपर, उसकी हाइट है थोड़ी अच्छी है तो उसका वेट भी उसी हिसाब का है। उसके बाद एक्टिवा का वेट, तो मेरे भाई का वेट, मेरी एक्टिवा का वेट सब मेरे ऊपर। और मेरा सर का जो ये हिस्सा था, ये पूरा जमीन पे गिरता है। मेरा लेफ्ट शोल्डर जो है वो जा चुका था। करीब 1 महीने तक मैं उसको हाथ में पकड़ के गई हूँ, डॉक्टर ने बोला आपको कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत दर्द था। मेरा पूरा लेफ्ट हिस्सा जा चुका था एक तरीके से, पूरा ये जो शोल्डर है मैं फील नहीं कर पाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। फिर मैंने मेरे भाई को बोला चाचा को फोन करके, अब ऐसा हो गया है, आप लेने आ जाओ। तो अब उसको डर, अब वो डांटेंगे कि तुम 18 के हो नहीं, तुम गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट कर दो, फिर पुलिस केस होगा, ये वो सब। तो डर की वजह से उसने फोन नहीं लगाया, मैं फोन ले नहीं गई थी, नहीं तो मैं चाचा को फोन लगा ही देती, डर की वजह से कि अब हो गया है जो है, डांट देखेंगे, लेकिन घर वाला कोई आ जाएगा तो समझ जाएंगे। हम दोनों खुद ही पहुंचे और हमने खुद ही अपनी ड्रेसिंग करवाई। ड्रेसिंग करवाने के बाद हम घर आए। और जो जिस तरीके से मैं अपने बेड पे गिरी हूँ, वो मुझे अभी भी याद है। मुझे ऐसा लगा कि अभी से कोई मेरे प्राण खींच रहा है। मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मैं एकदम सुन्न पड़ चुकी थी, बहुत नम थी मैं। मेरा दिमाग, मुझे ये भी फील नहीं हो रहा था कि वो घूम रहा है या क्या हो रहा है, मुझे ये लग रहा था कि मेरा दिमाग का हिस्सा अलग होता जा रहा है। बहुत अजीब फीलिंग थी वो, मैं वर्ड में नहीं बता सकती। फिर मेरी माँ गई दवाई लेने के लिए, और उन्होंने उसी टाइम बोला बाबा ठीक कर दो आप जो भी है। उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया, मुझे याद नहीं है क्या किया, क्योंकि मैं ऐसे स्टेट में ही नहीं थी जानने के। उन्होंने वो किया और फिर मैं ठीक हो गई उसके बाद में। जरूर थोड़ा कंधे पे दर्द रहा, लेकिन वो तो ठीक है। लेकिन जो मेरा सर था घिसटा था पूरा, मेरे सर में एक बूंद खून नहीं था, जो था सिर्फ वो मिट्टी मिट्टी भरी हुई थी मेरे सर में, लेकिन मेरे सर में मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मेरा सर इतने वजन के साथ में 100 मीटर तक करीब घिसा है, या मुझे अंदर से कुछ ऐसा खून लगा हो या एक भी खरोच आई हो। तो ये भी एक चमत्कार जो है ये हुआ था, और हम दोनों बिल्कुल सही रहे। उसके कुछ टाइम बाद हम लोग मैं और मेरे फादर वापस से एक फैमिली फ्रेंड के साथ में हम लोग शिरडी पहुंचे।
तो हमारी वापस से 4 बजे काकड़ आरती के वीवीआईपी पासेस, जैसा बाबा दर्शन कराना चाहे वैसा होता है, तो वो वैसा करवाना चाहते थे। हम 3 बजे करीब पहुंचे वहां पे, और बाबा के मंदिर के जो पीछे जो जहाँ पर गुरुस्थान है, जो वीआईपी दर्शन के बारे में जानते होंगे वो जानते होंगे कि वहां पे एक स्पॉट है जहाँ पर आपको इकट्ठा होना पड़ता है। हम वहाँ इकट्ठे हुए 3 बजे करीब, 4 बजे हमें अंदर घुसने मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या करूंगी अकेले, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं बाबा के गुरुस्थान पे चक्कर लगा आती हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ नींद मिल जाए। अब मैं कुछ देर पहले वहां पहुंची, और मुझे बोला गया कि बेटा मैं पूरा चक्कर यूं मार के आई, तो मुझे नहीं मिला, एक भी नींद की पत्ती नहीं मिली। मैं आके बैठी, फिर एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोलते तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? मैंने कहा वेट कर रही थी अंदर जाने के लिए। तो वो बोलते हैं अरे तुम जाओ वहां पे नीम इकट्ठा करो, नीम मिल सकती है, गुरुस्थान का परिक्रमा लगाओ। मुझे ये भी नहीं समझ आया कि वो बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि वो बाबा ही थे जो आके। मैं गुरुस्थान पहुंची, आप मानेंगे नहीं, ये भी बताया गया था जब आप बाबा के दर्शन करें, या आप मंदिर में जा रहे हो या कुछ, तो सर ढक के जाया करो, ये अदब होता है जो आप रिस्पेक्ट दे रहे हो किसी का। अब तो मैं उतना फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, जिस मंदिर पहुंचा है मैं पहुंच जाऊँ। लेकिन जब भी मैं शिरडी जाती हूँ, मैं ये जरूर कोशिश करती हूँ कि मेरा सर ढका हुआ हो। आ, मैं उतना मुझे उस टाइम याद रहा ये चीज, मैं अक्सर भूल जाती हूँ, जैसे मैं आज भूल गई हूँ बाबा के सामने बैठे हुए। तो मैं वो स्टोन लेके गई वहां पर, मैंने कहा, मेरे पास ओढ़ी हुई थी, मैं गई, मैंने कहा राउंड लगाती हूँ मैं। कोई मानेगा नहीं, किसी को एक नीम का पत्ता नहीं मिलता है, मेरे को इतनी नीम की पत्तियां मिली थी, उसका काउंट नहीं है मेरे पास। मेरी पूरी झोली भर चुकी थी। उसके बाद भी मेरे से संभल नहीं रही थी, नीम की पत्तियां इतनी मिली मुझे, जो बाबा की नीम है। फिर वो जो मैं पूरा कलेक्ट करते हुए आई, तो लोग वहां पे शौक में कि इतनी नीम की पत्ती कैसे मिल रही है, और मैं खुद शौक में, क्योंकि मैं कुछ देर पहले चश्मा लगा के आई हूँ, मुझे एक नीम की पत्ती नहीं मिली, और मुझे कोई आके बोलेगा मुझे नहीं है। फिर मैंने कुछ नीम की पत्तियां जो हैं, जो हमारे साथ आंटी गई हुई थी, उनको दे दी। बाकी मैं लेके आई, तो शायद मेरे पास करीब 42 या 40 में कुछ नीम की पत्तियां उस दिन मुझे मेरे पास बची हुई थी। मेरा स्टोल का थोड़ा पतला सा था, वो तो उतनी ही आ पाई, लेकिन उसमें जितनी आई वो आई, ये भी एक बात है। उसके बाद में हम लोग उसके पहले भी एक और बात थी कि हम मुंबई का एग्जाम देने गए थे। उस टाइम पर हम लोग नागपुर गए, और हमारा रिजर्वेशन लौटते कंफर्म नहीं हुआ, मैं और मेरे फादर ही गए थे। अब हमें आना तो था, हम जैसे जैसे ट्रेन में पहुंच गए, कंफर्म नहीं था हमारा टिकट। तो वो एक व्यक्ति आए, वो बोलते हैं ये लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट था, तुम वहां जाके बैठ जाओ। अब अ, हमें समझ नहीं आया, इतनी सारी भीड़ थी, उनके पास टिकट नहीं था, ये रात की ट्रेन थी। और मेरे फादर थोड़ा मतलब उनको ये था कि कमजोर थे ही उस टाइम तक, 1 साल तक। तो एक सीट उनने हमको दे दी। फिर मैंने ये कोशिश की, मैं रात भर मेरे फादर को मैंने सुला दिया, मैं उसी बस पे बैठी रही, तो हम सही सलामत ऐसे पापा मेरे मस्त सोते हुए घर आए, मुझे उसी का टेंशन था, वो टेंशन हमारा दूर हो गया। उसके बाद में ऐसा हुआ कि हम लोग सब मेरे एक फ्रेंड के साथ में जाने का, छुट्टी का प्लान बना, भोपाल से, भोपाल के ही फ्रेंड है। तो उन टिकट करवाई, तो वेटिंग लिस्ट 1 थी, उसमें वेटिंग लिस्ट 1 पे वो टिकट रुक गई, और उसका आना भी नहीं हो पाया वहां पर शिरडी में उस टाइम। अब वो वेटिंग लिस्ट 1 पे टिकट रुक गई, और मेरी टिकट यहाँ से मुझे घर आने की ऐसी ही थी कि मुझे शिरडी होते हुए जाना पड़ेगा। तो मैं अकेले शिरडी पहुंची, और ये मेरी शायद पहली और अभी तक की इकलौती विजिट रही है जो मैंने शिरडी में अकेले की। मैं अकेले पहुंची, और उस टाइम में शायद सेकंड ईयर में थी, और मेरा पूरा लगेज वगेज था, तो मुझे रात भर बैठना था। मैं रात को करीब 9 बजे शिरडी पहुंची, मनमाड़ पहुंची 7 बजे करीब, 9 बजे करीब मैं मनमाड़ शिरडी पहुंची। फिर मैंने वहां पर बाबा के आरती वगैरह की। फिर मैंने डिनर विनर किया, मैंने लगेज अपना वहां के लॉकर में रख दिया। रात भर मैं शिरडी द्वारका माई में बैठी। उसके बाद में वहां पर जो है एक व्यक्ति आए मेरे पास में, उन्होंने मेरे को बहुत सारे फूल दिए।
बोलती हैं कि तुम रंगोली बनाओ यहाँ पे। अब मैंने कहा कि मैं आर्ट में इतनी अच्छी हूँ नहीं, मेरे से ड्राइंग वगैरह इतना अच्छा होता नहीं है। मैंने कहा अभी मैं क्या ड्राइंग बनाऊंगी। तो भी मैंने थोड़ा बहुत जैसे गुलाब की पत्तियों से बाबा के वहां पे रंगोली बना दी। उसकी थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ये मेरा आज जन्मदिन है और मैंने करीब 25 फोटो ऐसे छपवाए हैं, अगर आप पीछे देख सकें तो ये एक फोटो है जिसमें 9 सिक्के लगे हुए हैं और बीच में बाबा की फोटो है। और वो उनके पास सिर्फ एक ही वीडियो, वो एक ही फोटो बची हुई है। उनका मैं गिने चुने लोगों को ये दे रहा हूँ। और उसी दिन हनुमान जयंती थी। आप बाबा हनुमान जी के रूप में आए, हनुमान जी बाबा के रूप में आए, ईश्वर तो एक ही है। आप जिस रूप में मान लें। तो उन्होंने मुझे वो फोटो दी। और सब भक्त जानते ही होंगे कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी बाई को भी बाबा ने उन जब देह त्यागा था उसके कुछ टाइम पहले उन्होंने 9 सिक्के उनको दिए थे। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सदगुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती,
जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।